हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। मैं अपने पिछले वीडियो में रिडॉक्स के रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। फिर मैं बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में किसी एटम का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप हैं, तो देखो जी, जो टाइप नॉर्मल हमारे रिएक्शंस का होता है और वही रिडॉक्स का भी होता है, लेकिन उसमें रिडॉक्स टर्म लग गया इसलिए थोड़ा चेंज हो जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस का पहला टाइप हमारा है फर्स्ट, वो होता है रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो पहले कॉम्बिनेशन से समझते हैं। नेम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जहां पे टू और मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एज फॉर एग्जांपल ए प्लस बी एरो साइन सी, मीन्स ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट सी फॉर्म कर रहा है। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट हियर आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिडॉक्स, इसलिए रिडॉक्स होना चाहिए। रिडॉक्स में आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो रिडॉक्स नहीं है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन में ये क्लॉज लगा दिया। बोला कि रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसके रिएक्टेंट में से एटलीस्ट वन रिएक्टेंट मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। मींस ये जो दोनों ए और बी रिएक्टेंट है इसमें से किसी एक को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। मींस यहां पे कंडीशन ये होता है, कंडीशन फॉर रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंडीशन फॉर रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म is at least one reactant must be in elemental form. What does it mean? elemental form का मतलब क्या होता है? elemental form का मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट जो अपने जिस फॉर्म में नेचर में रहता है, कोई एलिमेंट कोई एटम अपने नेचर में जिस फॉर्म में रहता है उस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है। नेचर में जब कोई एटम रहता है तो अपने एटम के साथ ही रहता है, तो उसके के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है, तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। क्लोरीन गैस क्लोरीन एटम क्लोरीन गैस के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म क्लोरीन गैस हुआ, यहां भी 0 होगा। सोडियम का एलिमेंटल फॉर्म सोडियम क्रिस्टल होगा, जहां पे सभी सोडियम एटम्स ही होगा, वहां भी ऑक्सीडेशन उसका 0 होगा। कार्बन हमारा है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म मानते हैं हम लोग, वहां कार्बन कार्बन से बॉन्डेड रहेगा तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मींस जब भी कोई एटम अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पक्का 0 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 यहाँ पे हो जाएगा। और कंपाउंड जब बनाएगा तो जब भी कोई एटम कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वरना गेन करता है या शेयरिंग करता है। तीनों ही कंडीशन में एटम के ऊपर कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेटली रेज होगा। तो इस तरीका से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। रिएक्टेंट के फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, तो पक्का रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के आप डायरेक्ट आप जो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखोगे वो रिडॉक्स हो जाएगा। इसलिए कंडीशन लगा दिया गया है कि दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक को कम से कम एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। वैसे अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हो समझ लो, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक एटम का कम से कम चेंज होना चाहिए। आप केवल रिएक्शन में देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं। एज फॉर एग्जांपल, अब रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। अगर किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तो पक्का किसी दूसरे का भी चेंज होगा, कंफर्म है। लेकिन आप एक ही एटम का चेक करो, क्यों दो का देखोगे। इसे यहां पे देख लो,
सोडियम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके, सोडियम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है तो सोडियम का +2 हो जाएगा, 2 सोडियम का +2 तो 1 सोडियम का क्या होगा, +1 हो गया। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारे एलिमेंटल फॉर्म में, तब पक्का उसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा रिएक्शन में। और इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, मैग्नीशियम का 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, +2। हमें किसी एक एटम का देखना है, मैग्नीशियम का 0 है, मैग्नीशियम का +2 होगा, मिस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, मिस रेडॉक्स हो गया। क्योंकि ये पक्का अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पक्का कोई दूसरा एटम गेन कर रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि हवा में इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर देगा। इसलिए आपको एक ही एटम चेक करना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर किसी रिएक्शन में एक भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो पक्का रेडॉक्स है। तो रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा यह है। लेकिन यह ये भी रिएक्शन हमारा देखते हैं रेडॉक्स कॉम्बिनेशन है कि नहीं। ये रिएक्शन यहां कार्बन का देख लीजिए कैसे, मीथेन एलिमेंटल फॉर्म में है, नहीं है। मीथेन किसी का एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। मीथेन में कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म ग्रेफाइट होता है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन गैस होता है। लेकिन यह रिएक्टेंट जो हमारा एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन एटम का एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन गैस होता है। इसलिए एक एटम मींस में कंडीशन क्या बताया है रिडॉक्स कॉम्बिनेशन का, एक भी रिएक्टेंट को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अगर एक भी रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में है तो और एक से रेडॉक्स कॉम्बिनेशन होगा, और इस तरीके से रेडॉक्स कॉम्बिनेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन -2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन तो -4, 1 ऑक्सीजन तो -2, कार्बन का +4। यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन का होता है +1, तो 4 हाइड्रोजन तो 4+, तो कार्बन का क्या हो जाएगा 4-। तो आप देख लो कार्बन का 4- यहाँ पे क्या हो रहा है 4+ हो रहा है। ऑक्सीजन का 0 से -2 हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 0 से -2 हो जाएगा वाटर में। तो इस तरीका से ये सब रेडॉक्स कॉम्बिनेशन है। बट यह रिएक्शन हमारा अगर CO2 वाटर से कॉम्बिनेशन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रहा है, यह रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। बिकॉज नो वन रिएक्टेड इज एलिमेंटल फॉर्म, ना वाटर किसी का एलिमेंटल फॉर्म होता है ना CO2 होता है। और चेक भी कर लीजिए, क्रॉस चेक, कार्बन का ऑक्सीडेशन में यहाँ +4, यहाँ भी कार्बन का +4 ही होगा, 3 ऑक्सीजन -6, 2 हाइड्रोजन +2, तो कार्बन का हो जाएगा +4। मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स ये कंफर्म है, आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखो या जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है कि रिएक्टेंट को कम से कम एटलीस्ट वहाँ रिएक्टेंट को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, दोनों में से कोई भी देखिए वो आपको रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में क्लियर दे देगा कॉन्सेप्ट। ओके, अब दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप को पढ़ते हैं। एंड सेकेंड टाइप इज रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन हमारा है रेडॉक्स का। नेम से क्लियर है, एक ऐसा रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो, मींस यहाँ पे एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के मोर देन वन में कन्वर्ट होता हो और साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मींस रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन वेयर a reactant decomposes into more than one products, right? अब यहाँ भी जैसे इस तरह का है, मान लो हमारा सेम ही रिएक्शन को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये C कोई रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज होकर के A और B में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्टेंट है, डिकम्पोज होकर के B और C में कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स तब होगा जब दोनों प्रोडक्ट में से एटलीस्ट किसी वन को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। क्यों कंडीशन इंपोज करते हैं जी, क्लियर सी बात है। कंपाउंड के फॉर्म में जब कोई एटम होगा तब पक्का उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, लेकिन जब वो एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया।
और किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इट मींस दैट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए कंडीशन इंपोज कर दिया गया है कि दोनों ही में से एटलीस्ट वन रिएक्टेंट को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। एटलीस्ट वन रिएक्टेंट must be in elemental form, must be in elemental form, right? अब इसका एग्जांपल देखते हैं रेडॉक्स डिकम्पोजिशन का। पोटाशियम क्लोरेट बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। इसी रिएक्शन से मैं आप सबको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया था, रेड स्टोइकियोमेट्री। पोटाशियम क्लोरेट जब हम लोग हीट करते हैं तो पूरे डिकम्पोज होकर के पोटाशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। पोटाशियम क्लोरेट इसका नेम है, पोटाशियम, राइट। यह रिएक्शन हमारा रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देख लो, एक प्रोडक्ट हमारा एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन एटम का एलिमेंटल फॉर्म होता है। सो दिस इज डेफिनेटली रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 3 ऑक्सीजन है तो -6, बिकॉज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट कॉमनली -2 होता है, सो -6। पोटासियम का ऑलवेज +1 होता है तो +1, तो कितना क्लोरीन का हो जाएगा जी? +5। हियर इन दिस कंपाउंड क्लोरीन exists in +5 oxidation state. Now in KCl potassium always shows +1 oxidation state, so potassium का +1 होगा एंड क्लोरीन का -1। देख लो चेंज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन का -2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने का मतलब रेडॉक्स हुआ। और चूंकि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, सो डिकम्पोजिशन भी हुआ। ओके जी। लेकिन बी अलर्ट, इसी रिएक्शन भी हमारा NaNO2 NaNO3 पोटासियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के सोडियम नाइट्राइट प्रोड्यूस करता है एंड साथ में ऑक्सीजन गैस। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो redox decomposition because you have one product in its elemental form, but be alert, this reaction is not redox decomposition. कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होकर के कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में CO2 गैस। दिस इज नॉट रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज नो वन प्रोडक्ट इन एलिमेंटल स्टेट। CO2 किसी का एलिमेंटल फॉर्म नहीं होता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी किसी का नहीं होता है, इसलिए हमारा रेडॉक्स डिकम्पोजिशन नहीं है। ओके जी। तो इस तरीका से आप रेडॉक्स डिकम्पोजिशन समझ सकते हैं, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ सकते हैं। अब अगला जो हमारा टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कन्फर्म बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि वन एटम दूसरे एटम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम से क्लियर है। जैसे यहां पे हमारा ए रिएक्टेंट ए है और ए BC हमारा कंपाउंड है। हमारा एटम ए इस BC में से B को बाहर निकाल करके खुद कंपाउंड के अंदर चला गया और दिस रिएक्शन बिकम्स रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये हमारा ए इस BC में से B को बाहर निकाल दिया। अब क्या है जी, यहाँ पे ए एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, वो कंपाउंड में चला गया तो कुछ ना कुछ चेंज हो गया। यहाँ B कंपाउंड में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये कंपाउंड से बाहर निकल गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। तो इस तरीका से हमारा रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स ही होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 2 टाइप है। एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम से क्लियर है,
मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। एज फॉर एग्जांपल हमारा जिंक, ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है कि जिंक कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल देता है और खुद अपने सॉल्यूशन में चला जाता है। ZnSO4 एक्वस, एक्वस मींस वाटर है, वाटर वाला सॉल्यूशन है, और बाहर निकल गया कॉपर। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां मैं बताना चाहता हूं उसका मैकेनिज्म कि आखिर होता क्यों है। सबसे पहले देखते हैं इसमें हुआ क्या, व्हाट हैपेंड हियर। तो हुआ यहाँ पे, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि सल्फेट पे ऑलवेज -2 चार्ज रहता है। तो सल्फेट जिस भी एटम के साथ, जिस भी मेटल के साथ कनेक्टेड रहेगा या नॉन मेटल के साथ, हमेशा उसके ऊपर +2 होना चाहिए, क्योंकि सल्फेट पे ऑलवेज -2 रहता है। तो कॉपर यहाँ +2 के फॉर्म में है और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। मतलब इस रिएक्शन में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लिया है जो +2 में के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हुआ, और Zn का ऑक्सीडेशन मेरे यहाँ पे 0 है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। अब Zn यहाँ पे Zn जिंक सल्फेट के फॉर्म में चला गया, तो फिर सल्फेट का मतलब हुआ -2 चार्ज होगा हमेशा, तो Zn पे +2 आ गया। मीन्स इस रिएक्शन में जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हुआ, और इस तरीका से फिर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इस मैकेनिज्म को देखिए, Zn इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो गया और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के हमारा कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हुआ। मीन्स दीज थिंग्स हैपेंड हियर। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जिंक से ज्यादा है। मतलब हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो बेसिस होता है वो रिएक्टिविटी होता है। जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक और मैं बात क्लियर कर दूं, मेटल का रिएक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी। जो मेटल इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा लूज करना चाहता, देना चाहता है, वह मेटल उतना बेहतरीन, उतना बेटर रिएक्टिव होता है। तो जो हमारे रिएक्टिव मेटल है, मीन्स ये जो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, इसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे जिंक हमारे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को बाहर निकाल दिया, क्योंकि जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होता है। उसके बाद अब दूसरा रिएक्शन, हमारा एल्युमिनियम हमारे क्रोमियम से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए क्रोमियम लाओगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को, जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना, क्रोमियम इस एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को बाहर निकाल देगा, खुद अंदर घुस जाएगा, Cr2O3 + 2Al, राइट। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्रोमियम एल्युमिनियम को बाहर निकाल दिया, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम। एल्युमिनियम सॉरी, एल्युमिनियम Cr2O3, Al2O3 2Cr। एल्युमिनियम क्रोमियम से मोर रिएक्टिव है, एल्युमिनियम क्रोमियम को से, क्रोमियम का ऑक्साइड से क्रोमियम को बाहर कर दिया। हमारा एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड से आयरन को भी बाहर कर सकता है, Fe2O3, Al2O3 2Fe बाहर कर दिया, क्योंकि हमारा एल्युमिनियम हमारे क्रोमियम और आयरन से मोर रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन से, उसे कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है
कि एक हमारा मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और इट्स कंपाउंड। एज फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे हमारा सोडियम है, पोटासियम है, इस सबको वाटर से रिएक्शन कराओगे आप सब, तो वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। तो आप बोल सकते हो कि हमारा सोडियम क्या किया, वाटर से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, इसलिए मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। हमारे रिएक्टिव मेटल्स हमारे डाइल्यूट एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl से रिएक्शन करता है HCl से, और सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और साथ में बाहर निकालता है हाइड्रोजन गैस। तो हमारे रिएक्टिव मेटल्स हमारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। तो ये सब रिएक्शन हमारे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। जिरेन H2SO4 से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेटल नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है और जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारा होता है रिएक्टिविटी सीरीज, वो हाइड्रोजन बीच में रहता है। हाइड्रोजन एक इंटरफेस होता है मेटल नॉन मेटल का। हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है वो लेस रिएक्टिव मेटल कहलाता है, और जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जो रखता है वो मोर रिएक्टिव मेटल कहलाता है। और हाइड्रोजन से जो मतलब हाइड्रोजन बीच में रहता है, हाइड्रोजन से कोई एटम के पास इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी अगर हाइड्रोजन से कम है इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, इसका मतलब यह हुआ कि वो मोर रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि हमारे मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो अगर कोई एटम हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो रिएक्टिव मेटल्स है, अगर कोई हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो लेस रिएक्टिव मेटल है, राइट। तो हमारा जिंक जो रहता है, जिंक हमारा जो रहता है वो हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जबकि हमारा जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल होता है और जिंक मोर रिएक्टिव मेटल होता है। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि हमारे कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसे हैं जो नॉन मेटल उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे हमारा हैलोजेंस, फ्लोरीन जो हमारा है दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। ये किसी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, खुद हैलोजन का भी। F2 के सामने अगर तुम्हारा 2x - हैलाइड आयन आया, ये हुआ हैलाइड आयन, हैलाइड, तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद बन जाएगा फ्लोराइड आयन, सॉल्यूशन में चला गया। और X2 को जो ये हैलाइड आयन है इसको X2 हैलोजन गैस बना के बाहर निकाल देगा, राइट। मतलब और X क्या क्या हो सकता है, तो फ्लोरीन के नीचे जितना है सब हो सकता है, मींस क्लोराइड को भी कर सकता है, ब्रोमाइड को भी कर सकता है, आयोडाइड को भी कर सकता है। तो फ्लोरीन किसी भी आयोडाइड को उसके सॉल्यूशन से X2 बना के बाहर निकाल देता है और खुद इलेक्ट्रॉन लेकर उस सॉल्यूशन में चला जाता है। लेकिन क्लोरीन भी अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे Br- को सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है और खुद सॉल्यूशन में चला जाता है। रूम टेम्परेचर पे हमारा Br2 लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऐसे गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। हमारा Br- भी ब्रोमीन भी अपने से लेस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन है, आयोडाइड आयन, उसको भी सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है और खुद सॉल्यूशन में चला जाता है, राइट। तो इस तरीका से हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नॉन मेटल्स है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, जिसका नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन चौथा टाइप और अंतिम है डिसप्रोपोर्शनेशन
फ्लोरसनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पे एक ही एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। मीन्स एक ही एटम का ऑक्सीडेशन बढ़ता भी है और उसी एटम का ऑक्सीडेशन घटता भी है। मीन्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन जहां पे एक एटम दो दो कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है। गौर से देखिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ redox reaction where same atom oxidize or reduced both. As for example, H3PO3 हमारा फॉस्फीन में कन्वर्ट होता है और साथ में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यह हमारा है फॉस्फोरस एसिड, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। इसको बोलते हैं फॉस्फीन। चलिए देख लीजिए, यहां पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन और 3 ऑक्सीजन है तो माइनस है, हाइड्रोजन का +3 तो फॉस्फोरस कितना हो जाएगा +3, क्योंकि ये न्यूट्रल मोलेकुल है। न्यूट्रल मोलेकुल का ऑक्सीडेशन नंबर में उसके सभी जो रूल होता है उसके सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन का सम 0 होगा क्योंकि मोलेकुल न्यूट्रल है। फॉस्फीन में 3 हाइड्रोजन है तो +3 तो फॉस्फोरस का -3, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो -8, 3 हाइड्रोजन है तो +3 तो फॉस्फोरस कितना हो जाएगा +5। आप देख रहे हो आपके फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन +3 से -3 हो रहा है और आपके फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +5 हो रहा है, दोनों फॉस्फोरस का ही हो रहा है। कोई एटम +3 से अगर -3 में जा रहा है मींस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। फॉस्फोरस का ही रिडक्शन होकर के वो फॉस्फीन के फॉर्म में जा रहा है और किसी एटम का ऑक्सीडेशन और बढ़ रहा है +3 से +5 हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन, हियर यू आर सेइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक प्लेस थ्रू ओनली वन एटम, मींस फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉस्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और जो एटम यह डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है बोलते हैं उसको कि वो डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। आप बोलिएगा कि इस रिएक्शन में फॉस्फोरस डिसप्रोपोर्शनेट होकर के +3 से -3 भी हो रहा है और +3 से +5 भी हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन में जाना। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब हुआ कि सेम भी जाना मींस कोई फिक्स नहीं, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। तो फॉस्फोरस का +3 से -3 भी हो गया, पीछे गया, और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन +3 से +5 भी हो गया, आगे चला गया। तो फॉस्फोरस एटम का ही ऑक्सीडेशन और घटा बढ़ा दोनों हुआ, इसलिए यह हमारा रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमेशा जिस एक ही एटम का जिसका ऑक्सीडेशन चेंज होता है उसका दो कंपाउंड प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है। एक कंपाउंड से काम चलेगा नहीं क्योंकि एक में उसका ऑक्सीडेशन घटा रहता है, एक में बढ़ता है। जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस का +3 है, तीसरे -3 हुआ, जैसे यहाँ पे क्या हुआ +5 हुआ। तो यह हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और उसी एटम का रिडक्शन होता है और वो फिर रिड्यूस होकर के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मैं बताया हूं आप सबको ऑक्सीडेशन नंबर के वीडियोस में कि H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसलिए 2 ऑक्सीजन -2 तो 1 ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन तो +1, हाइड्रोजन का तो +1 रहता है बट ऑक्सीजन के यहाँ पे -1 रहता है। हमारा H2O2 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये तुरंत डिकम्पोज होकर के वाटर में कन्वर्ट होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में हमारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 होता है, सॉरी
वाटर में हमारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 होता है और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में 0 होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन -1 से घट के -2 हो गया और -1 से बढ़ के 0 हो गया। मीन्स हमारे ऑक्सीजन का ही यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ और हमारे ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ। मीन्स सेम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप चेंज भी हो रहा है, देख रहे हो ऑक्सीजन का ही माइनस से -2 हो रहा है और माइनस से 0 हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखिए, जैसे फास्फोरस हमारा है, फास्फोरस अल्कलाइन मीडियम में OH- के प्रेजेंस में डिसप्रपोर्शनेट होकर के फास्फोरस का ऑक्सीडेशन 0 यहाँ पे है, फॉस्फीन बनाता है और हाइपोफॉस्फाइड भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन 0, यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन तो -4, एक निगेटिव है तो निगेटिव हटा दिया -3, 2 हाइड्रोजन +2 तो इसका क्या हो जाएगा +1। तो हमारे फास्फोरस के ऑक्सीडेशन 0 से -3 हो रहा है और फास्फोरस कहीं 0 से +1 हो रहा है। 0 से +1 मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 0 से -3 मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीका से एग्जाम्पल भी हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बहुत सारा है और यह हमारा एक पॉपुलर एग्जाम्पल होता है, जिसमें मैं दिखा रहा हूं कि हमारा एक ही एटम किस तरह से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन ऐसे में बताया अल्कलाइन मीडियम में हमारा फास्फोरस डिसप्रोपोर्शनेट होकर के फॉस्फीन और हाइपोफॉस्फाइड कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल होता है कॉपर प्लस। कॉपर प्लस अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कॉपर 2+ के फॉर्म में भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में भी कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स हमारा कॉपर प्लस एक्वस सॉल्यूशन में डिसप्रोपोर्शनेट होता है। डिसप्रोपोर्शनेट होकर के मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ में भी कन्वर्ट होता है। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो कॉपर प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में भी कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर प्लस डिसप्रोपोर्शनेट्स टू प्रोड्यूस कॉपर 2+ एंड कॉपर, दोनों ही काम करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करके, जिसे इस तरह से हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में भी कन्वर्ट हो गया और कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ में भी कन्वर्ट हो गया। मींस एक्वस सॉल्यूशन में हमारा कॉपर प्लस डिसप्रोपोर्शनेशन इसे शो करता है, यह +1 से 0 में भी चला गया। मींस क्या हो गया, यहाँ पे +1 जब 0 में गया तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन किया, मींस रिडक्शन हुआ, और +1 से जब +2 में गया तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, मींस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो कॉपर प्लस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कॉपर प्लस का ही रिडक्शन हो रहा है। तो यह हमारा हुआ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हाउ कुड डिसाइड एंड आइडेंटिफाई कि विच एटम कैन डिसप्रोपोर्शनेट एंड विच मोल कंपाउंड कैन डिसप्रोपोर्शनेट। मींस कौन एटम और कौन कंपाउंड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। मींस कंडीशन फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और तुम लोग के एग्जाम में रेगुलरली आता है। जेईई मेन और नीट का हिट क्वेश्चन है और एडवांस में भी रेगुलर आता है। मींस जेईई का, जेईई मेन, जेईई एडवांस में, जब भी जेईई बोलता हूं मैं एडवांस दोनों की बात करता हूं। तो आप देखिए कंडीशन फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कंडीशन फॉर
डिसप्रपोर्शनेशन, कंडीशन फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसका कंडीशन क्या है? तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और गेन भी करता है, मींस किसी एटम का ऑक्सीडेशन बढ़ता भी और घटता भी है। इसका मतलब हुआ कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट में होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा HNO3 है, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन तो कितना है, 3 ऑक्सीजन है तो -6, हाइड्रोजन का +1 तो नाइट्रोजन का +5 हो गया। अब HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन +5 है और नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितना होता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम का जो होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, क्योंकि जितना किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जितना उसके पास मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो कोई सी एटम का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम उतना ही वो लूज कर सकता है। हमारे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन +5 हुआ। मतलब HNO3 में नाइट्रोजन अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मींस मैक्सिमम में है। यह नाइट्रोजन अब और फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। अगर हमारा नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसका मैक्सिमम है, इसका मतलब हुआ कि अब और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही कर सकता है। तो क्या करेगा, गेन करेगा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि लूज नहीं कर सकता है, मींस अपने ऑक्सीडेशन मोड को बढ़ा नहीं सकता है। अगर ऑक्सीडेशन मोड को नहीं बढ़ा सकता है मींस यह डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। तो क्लियर हो गया कि अगर कोई एटम अपना ऑक्सीडेशन अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस कंडीशन में वह डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। दूसरा एग्जांपल हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन +6 होता है और इस सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि सल्फर ग्रुप 16 में रहता है और ग्रुप 16 वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। अब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड अपने ऑक्सीडेशन नंबर को किसी भी रिएक्शन में +6 के बियॉन्ड नहीं ले जा सकता है। मतलब यहाँ इस जब सल्फर हमारा +6 के फॉर्म में होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मींस अपने ऑक्सीडेशन को बढ़ा नहीं सकता है। और आपको तो पता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज भी करना होगा और डिक्रीज भी करना होगा, लेकिन ये कर नहीं सकता है, इसलिए ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। तो क्लियर हो गया कि अगर कोई आइटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट, जैसे हमारा अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन -3 है, जो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। मिनिमम ऑक्सीडेशन कितना होगा, किसी का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो इक्वल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के। किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कब होगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई एटम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से उसके पास कम होगा, क्योंकि ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे हमारा नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मींस नाइट्रोजन के आउटर मसल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले से है, तो ये मैक्सिमम 3 ही ले सकता है। 3 लेने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। उसको निकालने का फॉर्मूला कर दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। मतलब नाइट्रोजन के केस में अगर आप करोगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन, तो वैलेंस 5 है, 8 माइनस कर दो, क्या आ जाए -3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। अब अमोनिया के फॉर्म में अगर नाइट्रोजन है तो ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को और घटा नहीं सकता है, -3 से -4 नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले ही नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन अगर -3 के फॉर्म में है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन नहीं कर सकता है। और आपको पता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना ही पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा, मींस इलेक्ट्रॉन लूज भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन भी करना पड़ेगा। सो दिस नाइट्रोजन कांट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन -2 होता है,
सल्फर ग्रुप 16 का होता है, ग्रुप 16 वाले का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, इसलिए यहाँ पे जो सल्फर है अपने ऑक्सीडेशन नंबर को -2 से नीचे नहीं ले जा सकता है। मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में अगर सल्फर है तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा इंक्रीज ही करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। तो क्लियर हो गया कि अगर कोई एटम अपने मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है तो वह डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो कंडीशन यह हुआ कि ओनली दोज एटम्स कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन which oxidation number lies between maximum value and minimum value. Okay, as for example हमारे HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जी? +3 है। 2 ऑक्सीजन -4 था, हाइड्रोजन का +1 तक +3। ये डिसप्रपोर्शन शो करेगा। अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 से बढ़ाकर +5 भी ले जा सकता है और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 से घटा करके -3 भी कर सकता है। मतलब HNO2 डिसप्रपोर्शन शो करेगा, HNO3 नहीं करेगा, राइट। H2SO3 यहाँ -6 +2 तो इसका कितना हो जाएगा? +4। H2SO3 करेगा, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा करके तो क्या कर सकता है? सल्फर यहाँ पे अपने ऑक्सीडेशन को बढ़ा करके +4 से +6 ले जा सकता है और अपने ऑक्सीडेशन को घटा करके +4 से -2 तक ले जा सकता है। इसलिए H2SO3 डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा, HNO2 शो करेगा, बट HNO3 नहीं कर सकता है, H2SO4 नहीं कर सकता है। तो दीज आर द रेडॉक्स रिएक्शंस, ये रेडॉक्स रिएक्शंस है। अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट and how to calculate the equivalent weight of oxidizing agent and reducing agent. Okay, thank you, keep watching.